हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों वन वीक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित मॉडल पेपरों पर रहेगी, जिसमें वन वीक सीरीज को लेकर बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ में, जिसका नाम है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास, उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। क्लास में इतिहास का फर्स्ट पेपर पर अध्ययन किया जाएगा। इतिहास के फर्स्ट पेपर पर अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर अध्ययन किया जाएगा। अगर आप भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। बीए सेकंड ईयर वालों भी चुन लो, आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ में मैं अगली वीडियो वन वीक सीरीज के साथ में प्रस्तुत करूंगा। बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर वालों की वन वीक सीरीज भी इसी डेली वन वीक सीरीज में प्रस्तुत होती रहेगी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों को आपके सामने रखूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंग में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में संघर्ष जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सफलता का कोई मंत्र नहीं, इसे केवल मेहनत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखिए, कम ही सही लेकिन निरंतरता मेहनत की होनी चाहिए। इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में पहला सवाल है, नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य? नवपाषाण काल नियोलिथिक युग, काल या अवधि या नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। नवपाषाण काल की शुरुआत है वो 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि, पशुपालन, कृषि, गृह निर्माण, यातायात के प्रमुख सुगम साधनों की खोज कर ली थी और विभिन्न फसलों, उपज, ऋतु विज्ञान आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी में परिवर्तन आया। यानी कि नवपाषाण काल वह अवधि है जिसकी शुरुआत है वो 9500 ईसा पूर्व के आसपास हो गई थी और नवपाषाण काल को पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। पाषाण युग का अंतिम हिस्सा नवपाषाण काल को माना जाता है और नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि, पशुपालन, कृषि, गृह निर्माण, यातायात के सुगम साधनों की खोज कर ली थी और विभिन्न फसलों की उपज, ऋतु विज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन के क्रांतिकारी में परिवर्तन आया। यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर लिया था। पशुपालन है, कृषि है, इसके बारे में, यातायात के सुगम साधनों के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और वह इसका प्रयोग भी करने लगा था। वो 9500 ईसा पूर्व यानी कि इसके आसपास का समय है। यानी अगला सवाल है, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की कंदरा कलाओं में से हजारों चित्र मिले हैं। ये चित्र मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट करते हैं। यह मध्य पाषाण युग के शैल चित्र है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता है वो साल्स में नो नो सॉरी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस संस्था के द्वारा की गई, उस संस्था के बारे में लिखना है। संस्था कौन सी है? चार्ल्स मैसन ने पहली बार 1842 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक विभाग दयाराम साहनी ने 1921 में आधिकारिक खोज की और इस दयाराम साहनी का सहयोग माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था। एक बार पुनः हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम की गई। कब गई? 1842 में चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज की। फिर बाद में आधिकारिक खोजें वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई और दयाराम साहनी का सहयोग माधव स्वरूप वत्स के द्वारा दिया गया। अगला सवाल है, वैदिक काल की दो विदुषी नारियों के नाम लिखिए। वैदिक काल की दो विदुषी नारियां हैं घोषा, अपाला और लोपाद्रा। घोषा, अपाला और लोपाद्रा ये विदुषी नारियों के नाम है। अगला सवाल है, भाबरू बिलेक कहाँ स्थित है? भाबरू बिलेक राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित विराटनगर की पहाड़ी विराटनगर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में भाबरू बिलेक विराटनगर बेराट में स्थित है। अगला सवाल है,
गुप्त काल में किन्हीं दो प्रमुख मंदिरों के गुप्त काल के प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, बुमरा का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, नाचना ठाकुर का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये झांसी उत्तर प्रदेश में। एक बार पुनः गुप्त काल के मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में मध्य प्रदेश, बुमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, नाचना ठाकुर पार्वती का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कौन कौन से ये है गुप्त काल का मंदिर है। अगला सवाल है आदिवराह की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की। आदिवराह की उपाधि है वो मिहिर भोज के द्वारा आदिवराह की उपाधि धारण की गई। उसने सैकड़ों वराह मंदिर बनाए यानी कि विष्णु के मंदिर बनाए, इसलिए उसने वराह आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है अलबरूनी कौन था। अलबरूनी इसका पूरा नाम है अलबरूनी रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, इसका पूरा नाम है। एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था, कुछ भी कह सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा घुमा दीजिए। धर्मज्ञ और विचारक था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। उसने 1030 में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल है मध्यपाषाण काल से आप क्या समझते हैं। मध्यपाषाण काल पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य की कड़ी है। मध्यपाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बीच की कड़ी के रूप में मध्यपाषाण काल को जाना जाता देखा जाता है। इसका काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मध्यपाषाण काल के अवशेष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है शैल चित्रकला क्या है। शैल चित्रकला से तात्पर्य है प्रागैतिहासिक काल में पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से निर्मित शैलाश्रयों की छत या भित्तियों पर किए गए चित्रांकन। इसका सबसे बड़ा भंडार विंध्याचल की पहाड़ियाँ, भीमबेटका की गुफाओं से शैल चित्र। यानी कि शैल चित्र क्या है कि एक भित्तियों पर किए गए चित्रांकन यानी कि पत्थरों की दीवारों पर किए गए खोदकर किए गए चित्रांकन बनाए गए चित्र जो कि जयपुर विंध्याचल की भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। अगला सवाल है कौन सा स्तंभ अभिलेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में बताता है। अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में रुम्नीदेई लुम्बिनी अभिलेख है वो अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी देता है। ये बुद्ध का जन्म स्थान था। कौन सा रुम्नीदेई लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था और 249 में अशोक ने इसकी यात्रा की थी। अगला सवाल है गुप्त काल के दो प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम बताइए। गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम। वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त। ये गुप्त काल के वैज्ञानिक है। अगला सवाल है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रवर्तित किया गया। गुप्त संवत है वो 319 से 320 में चंद्रगुप्त के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। अगला सवाल है गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार है वो प्रतिहार कालीन स्रोत इसको क्षत्रिय मानते थे। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार वंश को सौमित्र से उत्पन्न कहा गया है। विसेंट स्मिथ टॉड इन्हें सिथियनों का संतान मानते हैं। अगला सवाल है प्राक वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राक वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राक वैदिक अथवा हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन अत्यंत संपन्न तथा वैभवपूर्ण था। इसके आर्थिक जीवन का आधार कृषि व्यवसाय था। इसके मर गया।
क्रॉप कर देंगे। अगला सवाल है, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ वैज्ञानिक था। आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। उसने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया और बताया कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता हुआ है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ वैज्ञानिक था। ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की और साथ ही में शून्यवाद का प्रतिपादन किया। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। और बताया साथ में कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अगला सवाल है, कन्नौज की सभा की अध्यक्षता हैंसोंग के द्वारा की। किसके द्वारा? हैंसोंग के द्वारा 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया और कन्नौज की सभा की अध्यक्षता की गई। अगला सवाल है, तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसे प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मेहरानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व, मेहरानगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व में बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व, मेहरानगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में यह स्थान स्थित है, जो कि पाकिस्तान के कच्ची मैदान क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल विश्व के उन स्थलों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से सिंधु सभ्यता के विकास की उत्पत्ति के पर प्रकाश पड़ता है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किन्हीं दो पाषाणकालीन स्थलों के पूर्व पाषाणकालीन स्थलों के नाम। महाराष्ट्र के पूर्व पाषाणकालीन स्थल है पाटले और भद्रेड़े आदि इसके महत्वपूर्ण पुरास्थल है। फिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में वोरी नामक पुरास्थल से 13.8 लाख पूर्व के पाषाणकालीन उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लेखित पंचजन के नाम लिखिए। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में पंचजना का उल्लेख किया गया है। यह पंचजन 5 जन है। कौन कौन से? पुरु, यदु, तरवश, अनु, ब्रह्यम, द्रुह्यम। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण है, भरत है, संजय है, कृवि है। ये वैदिक काल के पंचजन है। ये छोटे जनों में ऋग्वेद में मिलते हैं। अगला सवाल है, चमूदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? चमूदड़ो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। मोहनजोदड़ो से अच्छे मेल वो दक्षिण में स्थित है। चमूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा के समान दुर्ग तो नहीं है, लेकिन चमूदड़ो से केवल और केवल मनके बनाने की फैक्ट्री कारखाने प्राप्त हुए है। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम। पुरापाषाण भारत में स्थित पुरापाषाण केंद्रों के नाम लिखिए। पहला है पुरापाषाण काल चोहा नदी घाटी। चोहन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका भोपाल से प्राप्त भीमबेटका है। नर्मदा है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में बेलन नदी है, सोहन नदी है। यहाँ से ये सभी पुरापाषाण कालीन केंद्र के नाम है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता नगर की योजना की किन्हीं 2 विशेषता। हड़प्पा सभ्यता नगर की किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर निगम योजना है वो जाल या फिर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। जल निकास के लिए पक्की नालियां बनाई गई थी। नगर 2 विभागों में विभाजित था। 2 भागों में बटा हुआ था नगर, दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र, 2 विभागों में। और अगली विशेषता है, चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती। बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी हड़प्पाकालीन नगरों में, जो कि एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। अगला सवाल है, धर्मस्थल और कंटक शोधन न्यायालय, इन 2 धर्मस्थल और कंटक शोधन न्यायालय में अंतर, डिफरेंस क्या है? अगला इसका आंसर है, धर्मस्थल न्यायालय क्या होता है? धर्मस्थल यानी कि नागरिकों के पारस्परिक विवाद यानी दीवानी न्यायालयों का निपटारा करते। कौन से? धर्मस्थल न्यायालय। जबकि कंटक शोधन न्यायालय है वो राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले फौजदारी न्यायालय विवादों का
निपटारा करते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के किन्हीं पुरातात्विक स्थल। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कौन कौन से पुरातात्विक स्थलों से मिलती है? उन पुरातात्विक स्थल है कौन कौन से? अभिलेख से भी मिलते हैं हमें जानकारी, मुद्राओं से, स्मारक से, गुहाभिलेख, मिट्टी के बर्तनों से, आभूषण एवं उपकरणों से पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, भारत में स्थित मध्य पाषाण सभ्यता के किन्हीं शहर केंद्रों के नाम लिखिए। मध्य पाषाण कालीन केंद्रों की सभ्यता मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागोर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिले से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र मिले। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिंधु सभ्यता की विशेषता है, सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना। सिंधु सभ्यता को या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को सेम का सेम है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्रमुख विशेषता है, नगर योजना उसकी एवं जल निकास प्रणाली, ये पक्की नालियां बनाई गई थी और नगर योजना है वो, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, वो सभी नगर योजना है। जल निकास के लिए जल निकास प्रणाली है। और सिंधुवासी लेखन कला और से परिचित थे। सिंधुवासी वो लेखन कला से परिचित थे, पढ़ना लिखना वो व्यापक रूप से जानते थे। अगला सवाल है, महापाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? महापाषाण संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक स्थलों पर निर्भर करता है। इसे सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में महापाषाण संस्कृति को बांटा गया है। अगला सवाल है, अशोक के धम्म के विषय में आप क्या जानते हैं? अशोक के धम्म के विषय में, अशोक के द्वारा वो धम्म प्रस्तावित किए। अशोक दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि पाप से निवृत्त, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अनुसार धम्म क्या है कि पाप से निवृत्त, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, सुचिता, ये सभी अशोक के अनुसार ये सभी धम्म है। अशोक के स्तंभों में लिखा गया है, 7वें और दूसरे स्तंभ में ये सभी लिखा गया है। अगला सवाल है, पुष्यमित्र शुंग की किन्हीं 2 विशेषताओं उपलब्धियों के बारे में। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां कि इसने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया। और दूसरा इसने काम किया कि ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ावा। शुंगों के समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया गया। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों का पुनरुद्धार किया। अगला सवाल है, गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य की किन्हीं विशेषताओं के 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गुप्त युगीन मंदिर स्थापत्य की 2 विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिर एक चबूतरे पर बने हुए जिसके चारों और ऊपर जाने के लिए, गुप्त काल के मंदिर के चबूतरे है ना, वो एक गोलाकार चबूतरे के टाइप के बने होते थे और उसके चारों और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती थी। और मंदिर के भीतर एक गर्भगृह में देव प्रतिमा मिलती थी। अगला है, हर्ष के समय में कौन सा है वो चीनी यात्री भारत आया था? हर्ष के समय में हैंसोंग भारत आया था। सीधा आंसर है। वो हैंसोंग कौन था उसके बारे में। हैंसोंग चीनी बौद्ध यात्री था। वह हर्षवर्धन के काल में 630 ईस्वी में भारत आया था। हैंसोंग के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना था तथा
बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना था, उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत सीयू की पुस्तक में लिखा था। यानी कि हेनसोंग है वो बौद्ध यात्री था, हर्षवर्धन के समय 630 ईस्वी में भारत आया था। उसका प्रमुख उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करना था, यात्रा करना था, और उसने एक पुस्तक लिखी सीयू की, उसमें ये सारा का सारा वर्णन मिलता है। अगला सवाल है 3 नवपाषाणकालीन उपकरणों के नाम। नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, ओखली, मुसली, मुसल, स्क्रैपर, खाइंडर, फैब्रिकेटर, हैमर, स्टोन नवपाषाणकालीन के हथियार है। स्क्रैपर है, स्क्रैपर वो मांस और मज्जा को निकालने के लिए काम में लिया जाता था। अगला सवाल है वेदत्री शब्द का क्या अर्थ है। वेदत्री यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से वेदत्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से वेदत्री नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मील मोहर से शिव के किन किन रूपों के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त वो मोहर प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, उन मोहरों से शिव जी के कौन कौन से 3 रूपों की जानकारी मिलती है। पहला रूप है पशुपत रूप, योगी रूप, त्रिमुख रूपों की, एक तो त्रिमुख रूप, पशुपति और योगी रूप, इन तीनों रूपों की जानकारी मिलती है। पशुपति, योगी और कौन सी, त्रिमुख। अगला सवाल है ऋग्वेद काल की 2 स्त्रियों के नाम। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों के नाम में उषा, अदिति, सरस्वती और सिंधु, ये ऋग्वेद काल की स्त्रियां। अगला सवाल है अशोक ने किन धर्म स्थलों की यात्रा की थी। अशोक ने 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा की थी। अगला सवाल है किस शुंग राजा ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। ये तो कितनी बार पढ़ लिया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया। समुद्रगुप्त कालीन 4 आर्यवर्त राजाओं के नाम लिखिए। राज्य के राजाओं के नाम लिखना है। समुद्रगुप्त मौर्य के समुद्रगुप्त कालीन के राज्यों के राजाओं के नाम। पहला है राजा है रुद्रदेव कौन था। कौशाम्बिनी का राजा था। मत्तिल गंगा यमुना के दोआब की दक्षिणी भाग का नागवंशी राजा था। नागदत्त नागवंशी राजा था। चंद्रवर्मन पुष्कर का राजा था। गणपति नाग वो पद्मावती नलपुर का नागवंशी राजा था। नागसेन पद्मावती का नागवंशी राजा था। ये भी अच्युत बरेली उत्तर प्रदेश का नागवंशी राजा था। नंदिन कौन था, नागवंशी राजा था। नंदिन भाई बलवर्धन ये भी असम का राजा था संभवतः लगभग। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या बोल रहा है कि मेहरौली स्तंभ लेख किस गुप्त राजा का विवरण है। मेहरौली स्तंभ लेख है वो किस गुप्त राजा का स्तंभ है। मेहरौली गुप्त स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का विवरण मिलता है। अगला 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थानों के नाम लिखिए। 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा, लोथल, रोपड़, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो, राखी आदि हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य का नाम। गौतम बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य दुख समुदय, दुख निरोध के मार्ग, दुख समुदय, दुख निरोध के मार्ग, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग कौन कौन से, ये सभी बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य है। अगला सवाल है रुद्रदमन कौन था। रुद्रदमन है वो जय दमन का पुत्र था, षष्टन का पौत्र था। अंधो अभिलेख से ज्ञात होता है कि षष्टन ने उसके जीवन काल में अपने पौत्र रुद्रदमन को शप बना दिया था। रुद्रदमन उज्जैन के शक क्षत्रपों में से सबसे प्रसिद्ध क्षत्रप था। उसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया, परंतु कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार रुद्रदमन 145 से 170 तक शासन किया। समस्त मुद्राओं में रुद्रदमन के लिए महाशिव की उपाधि प्रयोग में ली गई है। अगला सवाल है आपके सामने प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। प्रयाग प्रशस्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है। सवाल है कि है भाषा अलग अलग है।
चंद्रगुप्त की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया था और इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति है, उसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन किया गया और प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? भारत के प्राचीनतम सिक्के वो आहत या पंचमारक सिक्कों के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? आहत या फिर पंचमारक के सिक्कों के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेला, मैसूर 298 ईसा पूर्व उपवास के द्वारा हुई थी। अगला सवाल है, अंतिम हुण आक्रमणकारी कौन था? अंतिम हुण आक्रमणकारी मिहिरकुल अंतिम हुण आक्रमणकारी था। किन्हीं चार वेदांगों के नाम लिखे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? चार शिक्षा वेदांग है। चार वेदांगों के नाम लिखिए। वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष। इंडिका का लेखक या फिर रचिता, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक है वो यूनानी राजदूत मेगस्थलीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। अगला सवाल है, मौर्य काल में आय के प्रमुख स्रोत। मौर्य काल में आय के प्रमुख स्रोत है वो भूमि कर था। मुख्य स्रोत कौन सा था? भूमि कर मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त कर था वो प्रवेश्य कर, आयात कर, निष्क्रिय, निर्यात कर, प्रणय, आपातकालीन कर। ये मौर्य काल के कर थे। अगला सवाल है, कुषाण कौन थे? टिप्पणी लिखिए। अथवा में कुषाण कौन थे? सवाल एक है, चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूसी जाति की शाखा थे। ये जाति उत्तर पश्चिम में चीन के साक्सू नामक प्रांत में थी। इसको संगठित करने वाला कुजुल कदफिस था। अगला सवाल है, कामसूत्र का लेखक कौन था? कामसूत्र का लेखक वात्सायन है वो कामसूत्र का लेखक था। अगला सवाल है, किन्हीं दो प्राचीन शिक्षण संस्थानों के नाम लिखिए। शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन शिक्षण संस्थान नालंदा, और तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, गोपुरम के बारे में आप क्या जानते हैं? गोपुरम दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को किसके नाम से? गोपुरम के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, मिहिर भोज कौन था? मिहिर भोज है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा योग्य शासक था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे योग्य शासक था। उसने 837 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था, जो कि 400 क्या लिखा हुआ है 544 से 492 ईस्वी तक ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है, अग्नि का प्रयोग मानव द्वारा किस काल में शुरू कर लिया था? हमने पहले प्रश्न में ये पढ़ लिया है कि मानव ने अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। नवपाषाण काल में प्रयोग करना स्टार्ट कर लिया था। अगला सवाल है, इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों के क्या महत्व? इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, प्राचीन अवशेष आते हैं। यह भारतीय इतिहास में विश्वसनीय स्रोत है। भारतीय इतिहास के विश्वसनीय स्रोत है कौन? ये पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ये सभी विश्वसनीय स्रोत है। इस पर विश्वास किया जा सकता है। स्मारक है, स्रोत, वो सिक्के है, इन पर इनसे तत्कालीन राजाओं के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इस पर प्रकाश पड़ता है। अगला सवाल है, हड़प्पा युगीन परिवार की प्रकृति बताइए। हड़प्पा युगीन परिवार की प्रकृति। हड़प्पा युगीन परिवार की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी। संयुक्त परिवार तथा प्रथा प्रचलित थी। अगला सवाल है, संहिता से क्या तात्पर्य है? संहिता है वो संहिता मतलब श्लोकों का संग्रह को ही संहिता के नाम से जाना जाता है, और वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेदों में श्लोकों का ही संग्रह है, और उन सामवेद, ऋग्वेद, इन सारे के सारे श्लोकों को मिलाया
तो क्या बन गया? संहिता बन गया। इसलिए वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन संहिता का वास्तविक अर्थ श्लोकों का संग्रह होता है। अगला सवाल है, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो सातवाहन वंश का 23वां सबसे प्रभावशाली महान शासक था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण का सुकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों को दर्प यानी घमंड को चूर किया। यह सातवाहन वंश का प्रथम राजा था। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रथम राजा था, जिसने अपने नाम के साथ में एक ऐसा प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम वो अंकित किया था। अगला सवाल है, यह सुझाव किसका था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है? बार बार पढ़ चुके हैं। आर्यभट्ट का सिद्धांत था, आर्यभट्ट के विचार था, जो कि क्या बताया था आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर अपनी दूरी पर चक्कर काटती है। अगला सवाल है, बाण भट्ट कौन था? बाण भट्ट हर्ष का दरबारी साहित्यकार था। उसने हर्ष सरित कादंबरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक ग्रंथ नामक की रचना की थी। कौन कौन से ग्रंथ है? हर्षचरित कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना की। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय भारत में उसका मुख्य समकालीन राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वो चालुक्य वंश का राजा था और उसका भारत में समकालीन राजा था वो कौन था? हर्ष था। अगला सवाल है, मध्य पाषाण काल के किनिशार उपकरणों के नाम बताइए। मध्य पाषाण काल के किनिशार उपकरण है। मध्य पाषाण काल में उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं छोटे उपकरणों को मध्य पाषाण काल में। इसमें विभिन्न प्रकार के आकार, स्क्रैपर, इंग्रेवर, जयंग जयंगल जयंगल जेंगल, कैरसंट, ट्रेपेज, ब्यूरिन, बेधक, लघुकाय, हैंड एक्स, क्लीनर, कोर, फ्लैक और ब्लेड, ये भी मध्य पाषाण काल के उपकरण थे। अगला सवाल है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता। नवपाषाण काल में कृषि कार्य हुआ प्रारंभ, पशुपालन हुआ, पत्थर के औजारों का घर्षण हुआ और उन पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया और मृद भांड बनाने शुरू कर दिए। ये तुम पट पट के थक गए। नवपाषाण काल को क्या क्या विकास हुआ था। अगला सवाल है, हड़प्पा युगीन धर्म की प्रकृति बताइए। हड़प्पा युगीन धर्म की प्रकृति ये पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मुहरों, पत्थर से निर्मित लिंग, योनियों, मृद भांड पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि बहुउद्देश्यवादी प्रकृति मूर्ति पूजक थे। कौन? हड़प्पा युग के धर्मवासी लोग है वो मूर्ति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, बहुउद्देश्यवादी थे। और क्या क्या थे? वहां से मूर्तियां मिली हैं, छोटी छोटी मूर्तियां मिली है, मिट्टियों के पुरा स्थल मिले हैं, मुहरों से निर्मित लिंग और योनियां मिली है, मृद भंडारों पर चित्रित ग्रंथ मिले हैं, चित्रित परिलक्षित चित्र मिले हैं। अगला सवाल है, सीताध्यक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? सीताध्यक्ष मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि यानी कि सरकारी भूमि से मिलने वाली आय को सीता के नाम से जाना जाता था। और मौर्यकालीन उच्चाधिकारी में उच्चाधिकारियों में राजकीय भूमि विभाग का अध्यक्ष होता था, उसे सीताध्यक्ष के नाम से जाना था। सरकारी भूमि के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या जाना जाता था? सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उसने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, गुप्त काल में आय के मुख्य स्रोत। गुप्त काल में आय वो कौन कौन से स्रोतों के द्वारा होती थी उसके बारे में। भाग कर, भोग कर, ऊपरी कर, उद्रंग कर, भूतोवाद, प्रत्याय शुल्क। भाग कर ये भी कृषि का
कृषि उपज का 1/6 यानी कि छठा भाग है वो गुप्त काल में उस शासक का होता था। बाकी वाला उस कृषि करने वाला का। भाग कर, भोग कर, ये भी राजा को प्रतिदिन भोग कर क्या होता था? राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी को भोग कर के नाम से जाना जाता था। और ऊपरी कर को एक ये भी एक प्रकार का भूमि कर है। उद्रम कर एक ये भी एक प्रकार का भूमि कर है। और भूतोवाद प्रत्यय ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा है। विदेशी बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता था उसे भूतोवाद कर के नाम से जाना जाता था। और शुल्क शुल्क तो आज भी लगता और पहले भी लगता था। नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला शुल्क ये तो फिक्स है। अगला सवाल है कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य अथवा में प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में लिखिए। कौटिल्य ने उत्तर भी प्रश्न में कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। और उस अर्थशास्त्र के बारे में महत्व। अर्थशास्त्र संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ था। उसने राजनीतिक ग्रंथ था। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ था। उसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य के द्वारा की गई थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है नवपाषाणकालीन किन्हीं दो केंद्रों के नाम लिखिए। अथवा में भारत में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन केंद्रों के नाम लिखिए। भारत में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालीन केंद्र बुर्ज होम, गुपकराल, कश्मीर, चराद विहार, कोल्डिहता, बेलोरी। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखिए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 55 मीटर लंबा, 34 मीटर चौड़ा, उसमें एक जलाशय बना है। इसमें एक जलाशय बना हुआ है। उस स्नानागार के अंदर भी एक जलाशय बना हुआ है जो कि 12 मीटर लंबा, 7.2 मीटर गहरा। इसमें जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसमें पानी भरने और निकालने के लिए नालियां बनी हुई है। इसमें कुंड के चारों ओर बरामदे और गलियारे बने हुए। मार्शल ने इसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इस सवाल को एक बार पुनः मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो 55 मीटर लंबा 34 मीटर चौड़ा, उसमें जलाशय बना हुआ था। उस स्नानागार के अंदर भी जलाशय बना हुआ था। वो 12 मीटर लंबा, 7.2 मीटर गहरा। इन जलाशयों के उतरने के लिए सीढ़ियां बनी इन जलाशयों के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती थी और पानी भरने के लिए नालियां बनी हुई होती थी। और इस कुंड के चारों ओर बरामदे गलियारे बने हुए होते जिसके उसको आकर्षक बनाया जा सके। और मार्स के द्वारा इसको तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक दर्शक के नाम से जाना गया। अगला सवाल है सूरदास कौन था? सूरदास कौन था? इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धि लिखिए। सूरदास भरतवंश का शासक था। कालांतर में सूरदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ में युद्ध हुआ। 5 आर्य 5 अन्योतर राजा जन प्रधान थे। इस दास राज्य युद्ध में सूरदास की विजय हुई थी। अगला सवाल है मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन कीजिए। मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। शिल्पकला समिति, विदेशी यात्री समिति, जनगणना समिति, वाणिज्य समिति और उद्योग समिति और कर समिति। अगला सवाल है सुदर्शन झील पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार है वो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया। और सुदर्शन झील का निर्माण है वो पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल है सवाल है गुप्त युगीन किन्हीं दो वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। गुप्त युगीन किन्हीं वैज्ञानिक
दो वैज्ञानिक उपलब्धि। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तकालीन उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। सवाल है कि भाषा अलग अलग है। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तकाल को शून्य सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय दिया है। तो गुप्त काल में शून्य का विकास हुआ, शून्य के सिद्धांत का विकास हुआ और दशमलव प्रणाली का भी विकास हुआ। आर्यभट्ट ने शून्यवाद के साथ इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इस सिद्धांत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इस समय प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन ज्योतिषियों का नाम है बारहमीर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल है 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के प्रभाव का निरूपण कीजिए। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, उसका निरूपण करना है। 1192 में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के परिणाम स्वरूप भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली भारत में गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पृथ्वीराज की पराजय ने उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना को लगभग तय कर लिया था। इस सवाल को पुनः 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के प्रभाव का निरूपण कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई और उसका जो प्रभाव भारत पर पड़ा उसके बारे में 1192 में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की पराजय के परिणाम स्वरूप भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली भारत में गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। पृथ्वीराज की पराजय ने उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित लगभग तय कर ली थी। सवाल है महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? इस नगर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम है वो रथों के लिए प्रसिद्ध है। इन रथों की विशेषता यह है कि एक विशाल पाषाण शिला को खोदकर बनाए गए ये रथ इस नगर को नरसिंह वर्मन महालमल ने बचाया था। अगला सवाल है भारत में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाण केंद्रों के नाम लिखिए। ताम्र पाषाण केंद्र हड़प्पा या फिर सिंधु सरस्वती का उदय ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। इसके प्रमुख केंद्र है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चमुदड़ो, रंगपुर, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, सुरकोटड़ा, बनवाकी, धोलावीरा, ये सभी ताम्रपाषाण कालीन केंद्रों के नाम है। एक बार पुनः इन ताम्रपाषाण कालीन केंद्रों के नाम कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुतकांगेडोर, चमुदड़ो, रंगपुर, कोटदीजी, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, सुरकोटड़ा, बनवाकी, धोलावीरा। अगला सवाल है मौर्य प्रशासन में तीर्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मौर्य प्रशासन में तीर्थ किसे कहा गया है? मौर्य प्रशासन में प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में प्रत्येक विभाग एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, आज भी होता है, जिसे अमात्य कहते हैं। विभागों तीर्थ के अनुसार अमात्य की संख्या 18 थी। मौर्य प्रशासन में शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्र शासन अनेक विभागों में विभक्त था, इसे तीर्थ कहा जाता था। अगला इसको पुनः रिपीट करते हैं कि मौर्य प्रशासन में तीर्थ किसे कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसे अमात्य कहते हैं। विभागों तीर्थों के अनुसार अमात्यों की संख्या 18 थी। मौर्य प्रशासन में शासक की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन अनेक विभागों में विभक्त था, इसे तीर्थ कहा जाता था। अगला सवाल है किन्हीं दो महत्वपूर्ण चोल मंदिरों एवं उसकी शैलियों के नाम लिखिए। सवाल है किन्हीं दो महत्वपूर्ण चोल मंदिर और उसकी शैलियों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण चोल मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, गंगेकोल्ड चोलपुर का मंदिर, यह भी द्रविड़ शैली में बना
बृहदेश्वर मंदिर और गंगेकोड चोलपुर का मंदिर। अगला सवाल है, पल्लव शासकों ने किन भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया? किन किन भाषाओं को पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? पल्लव शासकों ने संस्कृत और तमिल भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। मौर्य काल से संबंधित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। मौर्य काल का इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों के नाम लिखिए। मौर्य काल का इतिहास जानने में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ग्रह सूत्र, मैगनीज का इंडिका महत्वपूर्ण साहित्य है। एक बार पुनः, मौर्य काल से संबंधित किन्हीं ग्रंथ है? कौन कौन से ग्रंथ है? मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ग्रह सूत्र, मैगनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और मैगनीज की इंडिका महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है जो इतिहास के स्रोतों को जानने में मदद करते हैं। अगला सवाल है, पूर्व पाषाण काल के मुख्य केंद्रों के नाम लाइए। पूर्व पाषाण काल के मुख्य केंद्र, भारत में पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्रों के नाम। पहला है, सोहन नदी घाटी में पंजाब तथा हरियाणा के अनेक स्थल मिलते हैं। मध्य भारत में इस सभ्यता के अवशेष नर्मदा साबरमती की घाटियों में, पश्चिमी भारत में राजस्थान, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। अगला से सवाल है, वैदिक युग की दो प्रमुख रियासत संस्थाओं के नाम लिखिए। वैदिक युग की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के नाम। वैदिक कालीन सभा और समिति के बारे में संक्षेप में वर्णन। वैदिक कालीन सभा और समिति के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। सभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को सलाह देती थी और समिति राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाती थी। लुडविंग ने समिति को प्रजा की संस्था तथा सभा को बुजुर्गों की संस्था, जबकि जिमर के अनुसार प्रजा राष्ट्र परिषद की और सभा वयस्क लोगों की सभा है। अगला सवाल है, धम्म महामात्र से क्या तात्पर्य? धम्म अर्थात अथवा में धम्म महामात्र के क्या कार्य था? धम्म महामात्र का क्या कार्य था? धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। किसके द्वारा की थी? अशोक के द्वारा की गई थी। धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख एवं हितों का ध्यान रखना था। अगला सवाल है, गुप्तकालीन विशिष्ट क्या है? अर्थ बताइए। गुप्तकालीन विशिष्ट का क्या अर्थ था? गुप्तकालीन विशिष्ट श्रमिकों को बेगार के लिए बाध्य करना विशिष्ट कहलाता था। अगला सवाल है, कालिदास कृत किन्हीं 4 कृतियों के नाम लिखिए। अथवा में कालिदास साहित्य से आप क्या समझते हैं? अथवा में कालिदास के कोई 4 साहित्यिक ग्रंथों के। सवाल है कि यह भाषा अलग अलग है। कालिदास ने रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत नामक काव्य और मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटकों की रचना की। फाहायान कौन था? फाहायान सिनी यात्री था जो दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, किसके शासन काल में फाहायान भारत आया था? वह कौन था? फाहायान सिनी यात्री था। वह समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 6 वर्ष तक भारत में रहा। उसने अनेक स्थलों की यात्रा की। उसने अंत में लंका होते हुए वापस चीन पहुंच गया। उसने अपनी यात्रा को फोक्वकी नामक पुस्तक में लिखी। अगला सवाल है, लास्ट एंड फाइनल सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सी 3 शक्तियों के मध्य हुआ? एक बार पुनः, त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सी 3 शक्तियों के मध्य हुआ?
त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष है वो कौन सी 3 शक्तियों के मध्य हुआ, उन शक्तियों के बारे में। त्रिपशक्ति संघर्ष में संकलन 3 राजवंशों के नाम बताइए। उन राजवंशों का नाम है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों एवं पल्लवों के बीच में ये संघर्ष हुआ था। किसके? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पल्लवों के बीच। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पल्लवों के बीच में, पालों के बीच में, पल्लव नहीं पालों के बीच, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पालों के बीच में ये त्रिपशक्ति संघर्ष का संकलन मिलता है, इस संकलन हुआ था। अगली क्लास का वीडियो अगली क्लास में रहेगा 1 वीक सीरीज को लेकर। इस बीए फर्स्ट ईयर की 1 वीक सीरीज को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करता रहूँगा मैं। बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकंड ईयर हो, बीएससी फर्स्ट हो, बीएससी सेकंड ईयर हो, कि सारी की सारी 1 वीक सीरीज को मैं आपके सामने रखता रहूँगा इसी प्रकार विस्तृत व्याख्या सहित। आज तो थोड़ी मेरे बुखार ऐसा कुछ लग रहा है, शरीर ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी क्लास में व्यवस्थित रूप से बोल नहीं पाया, क्षमा करें आप सभी। मैं अगली वीडियो अगली बेहतर तैयारी के साथ में रहूँगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपके सामने, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।